अवनी अब तक सबके साथ अच्छी तरह से घुल-मिल चुकी होती है और उन सब ने दादी माँ के रूम में साथ बैठकर अवनी के हाथों से बना नाश्ता भी कर लिया होता है। नाश्ते में पराठे देखकर सबको पहले अजीब लगता है क्योंकि वो सब डाइट के हिसाब से नाश्ता करते थे, जो ज़्यादा हैवी और ऑयली नहीं होता है, पर पराठे और वो भी आलू वाले, इस वजह से उन सबको अजीब लगता है। पर अवनी को उदास ना करने के लिए वो सब थोड़ा-थोड़ा खाने लगते हैं, पर खाते ही वो सब भूल जाते हैं कि ये ऑयली है या हैवी है, क्योंकि सबको आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। सबको खाते हुए अवनी की बहुत तारीफ़ करने लगते हैं। कोई कहता है कि अवनी के हाथों में जादू है, तो कोई कहता है कि अवनी के ऊपर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इसी तरह सब अवनी को बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे होते हैं। पार्थ आदित्य की बात सुनकर सारा पानी एक सांस में पी जाता है और आदित्य को देखकर शांत भाव से बोला, असल में वो अवनी की सौतेली मम्मी है। इतना बोलकर पार्थ एकदम चुप हो जाता है, जैसे सब सोच रहा हो। फिर वो आदित्य को देखता है, जो पार्थ को अभी भी अपने भावहीन चेहरे से देख रहा होता है। पार्थ गहरी सांस लेकर बोला, दरअसल जब मौसी की मौत हुई थी तब अवनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 साल की थी अवनी। अवनी बचपन से ही अपने मम्मा और पापा से काफ़ी क्लोज थी और मौसी और अंकल भी अवनी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जहाँ बच्चे बचपन में खिलौने के साथ खेला करते थे, वहीं अवनी अपने मम्मा और पापा की चीज़ों के साथ हर समय उनके पास रहती। पर एक एक्सीडेंट में अवनी की मॉम और मेरी मौसी चली गई। अंकल अवनी को अच्छे से संभालते, पर अवनी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा याद करती, बहुत बीमार भी रहा करती थी, जिस वजह से वो अंकल ने उसके लिए एक औरत से शादी कर ली। पर अवनी उनके साथ भी नहीं रह पा रही थी और वैसे ही बीमार रहा करती। तो वो एक दिन मजबूरन अंकल को अवनी को चाइल्ड सेंटर छोड़कर आना पड़ा। तो अवनी जब से ही वहाँ रहती है। अवनी को वहीं से स्टडी भी कराई जाती है। कभी कभार अंकल अवनी से मिलने वहाँ आया करते। वो भी अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे मौसी के जाने के बाद, पर वो अवनी के लिए हर बार अपने आप को संभाल लेते। हर समय के साथ उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई तो उनका जाना ही नहीं होता था अवनी से मिलने। इसी वजह से अवनी उनसे मिलने हर छुट्टियों में आ जाया करती थी। पर अवनी को कभी भी अपनी सौतेली मम्मी से कोई प्यार नहीं मिलता था। वो हर बार जब भी घर आती तो अपनी मम्मी को खुश करने के लिए वो सब करती जो वो कहती थी, और अवनी बिना कुछ कहे या बिना कुछ पूछे उनकी बात भी मान जाया करती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। जब अवनी ने 12th के पेपर्स देकर अपने पापा और सौतेली मम्मी से मिलने आई, तब अवनी के पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और उनकी जॉब भी चली गई थी। तब से अवनी की सौतेली मम्मी अवनी से उसकी मम्मी के गहने ये बोलकर लिया करती थी कि उसके पापा को ठीक करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो अवनी भी बिना कुछ बोले उनको सब कुछ दे दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन और निकल गए। फिर 2 साल भी। जब अवनी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब अंकल की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अवनी छुट्टियां लेकर अपने घर आ गई थी। पर उसको क्या पता था कि इस बार उसको अपने पापा से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। अवनी जब वापस आई तो अंकल बेड पर लेटे थे और आंटी कहीं से पार्टी में जाकर आ रही थी। अवनी को वहाँ देखकर उन्होंने उससे और भी बची कुची मौसी की कीमती चीज़ें मांगी, तो अवनी ने बिना किसी सवाल के वो सब उनको दे दिया। अब अवनी के पास भी कुछ नहीं बचा, तो आंटी को अपनी कीमती चीज़ों को बेचने का बिल्कुल मन नहीं होता था। वो तो बहुत बार अपनी सहेलियों से पैसे ले लिया करती थी। एक दिन वो अपनी सहेली से पैसे लेना चाहती थी तो उन्होंने उनको अपने घर बुलाया था। वो औरत आंटी को पैसे देने के लिए मान गई थी, पर वो अवनी की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा खुश होकर आंटी को उसे बेचने का बोलती है। आंटी की आंखों में भी उस औरत की बात सुनकर लालच आ गया और उन्होंने अवनी को बेचने के लिए अपनी सब सहेलियों को बता दिया। अवनी की खूबसूरती की वजह से एक अमीर सेठ अवनी को खरीदने के लिए तैयार भी हो गया, पर अंकल के रहते ये आसान नहीं था, इसीलिए
उन्होंने उनसे अवनी की शादी करने को बोला तो वो सेठ भी तैयार हो गया, पर अंकल नहीं माने क्योंकि वो सेठ अंकल से ज़्यादा छोटा नहीं था उम्र में। अंकल के मना करने पर आंटी ने उन सेठ को थोड़े दिन के बाद ये सौदा करने के लिए बोल दिया था। ऐसे ही दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से अंकल के घर के सामने 5 बहुत महंगी कार आकर रुकती है और उसमें से एक नौजवान लड़का निकलता है जो अवनी से शादी करने के लिए आया होता है। असल में वो इंसान दुनिया में 2 नंबर का काम करता है, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस आदमी के गिरेबान में हाथ डाल सके। वो भी एक पावरफुल बिजनेसमैन है सबके सामने, पर वो जो 2 नंबर का काम भी इन सब के साथ चलाता है। अंकल ने उससे मिलकर भी शादी के लिए मना कर दिया, पर उस नौजवान ने अंकल के सर पर बंदूक रख दी। अपने पापा की जान बचाने के लिए अवनी ने ही चलकर सबके सामने हाँ बोल दिया। अवनी की हाँ सुनकर वो नौजवान अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अंकल अवनी से बहुत नाराज़ हो गए और अवनी को अपनी कसम देकर वहाँ से भगा दिया। अवनी वहाँ से भागकर यहाँ मेरे पास आ गई। उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है। इतना सब बोलकर पार्थ अपनी आंखों में नमी लेकर नीचे फर्श को घूरने लगता है। वहीं आदित्य पार्थ की बात सुनकर अपना सर चेयर पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आदित्य के मन में ये सब बात जानकर बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, जैसे कि क्यों अवनी ने अपनी मम्मा की कीमती चीज़ें अपने पास नहीं रखी, शादी करने वाला था वो सेठ कहाँ गया अवनी से, और वो नौजवान कौन था जो अवनी से शादी करना चाहता था। आदित्य ये सब सोच रहा होता है कि उसके दिमाग में कुछ रौंदा तो वो पार्थ की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी फैमिली कहाँ थी जब वो सब कुछ हो रहा था। आदित्य इतना बोलकर पार्थ को बुरी तरह घूरने लगता है। अवनी के बारे में जानकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है कि कैसे कोई अवनी को अकेला छोड़ सकता है। ये सब सोचते सोचते आदित्य की आंखें एकदम लाल हो जाती है। पार्थ आदित्य का सवाल और गुस्से से भरी आंखें देखकर समझ रहा होता है। आखिर जब उसे भी अवनी के बारे में ये सब पता चला तो वो भी इसी तरह गुस्सा हुआ था, इसीलिए वो आदित्य का गुस्सा बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। वो अपनी आंखों की नमी साफ करके बोला, हम यहाँ नहीं थे जब मौसी हम सबको छोड़कर चली गई। जब अंकल ने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा तब हम वापस आए तो अवनी को सच बताना सही नहीं लगा। इतना बोलते बोलते पार्थ पुरानी यादों में चला जाता है जब उसको भी पहली बार ये सब पता चलता था। फ्लैशबैक, एक नॉर्मल कमरा जिसको बहुत ही अच्छे से सजाया होता है। 2 लड़की सुकून से बेड पर सो रही होती है। दोनों ही बेहद प्यारी और खूबसूरत होती है। दोनों की उम्र में 1-2 साल का ही अंतर होता है। उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को मलते हुए उठकर घड़ी देखती है। समय देखकर ही वो अपने पास में लेटी लड़की को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए कहती है, छोटी उठ जा, नहीं तो आज बहुत बड़ी वाली डांट पड़ने वाली है मम्मी पापा से। इतना बोलते हुए वो मीरा को उठाने लगती है। मीरा कसमसाकर दूसरी तरफ करवट लेकर बोली, प्रिया दी, देखो रात में भी दिमाग चलाने की वजह से लेट सोए थे तो मैं आज 9 बजे से पहले नहीं उठने वाली। इतना बोलकर वापस अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। प्रिया मीरा की ओर ज़ोर से हिलाकर बोली, देख छोटी, कभी भी मम्मी आ सकती है और अगर आज उन्होंने हमें अभी भी बेड पर देख लिया तो आज पूरे दिन हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। प्रिया आगे के बारे में सोचते हुए बोलती है। प्रिया की बात सुनकर मीरा जल्दी से बैठकर बोली, दी ऐसे डराया मत करा करो, मैं उठ गई बस। इतना बोलकर वो भी अपनी आंखें मलकर घड़ी देखती है। समय देखकर मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। दोनों में से कोई कुछ करता या बोलता उससे पहले ही एक आदमी और औरत कमरे में आ जाते हैं। औरत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं और वो गुस्से में पहले उस आदमी को देखती है, फिर अपनी दोनों बेटियों को बोलती है, देख लिया आपने अपनी दोनों राजकुमारियों को, मजाल है कभी समय पर उठ जाए, और आज तो हद ही पार कर दी। 12 बजने को जा रहे हैं पर ये दोनों अभी बिस्तर से नहीं उठी। वो इतना बोलते हुए मीरा और प्रिया को गुस्से से घूरने लगती है। मीरा और प्रिया से तो कुछ बोला ही नहीं जाता। वो बस चुपचाप अपनी मम्मी की डांट सुनकर सर झुकाकर सुन रही होती है।
वो आदमी अपनी दोनों राजकुमारी को ऐसे देखकर बात बदलते हुए बोला, क्या कह रही है आप प्रभा जी? आपको पता है ना हम अभी क्यों आए हैं? जब भी आप हमारी दोनों राजकुमारी को डांट रही है। इतना बोलकर वो अपनी बेटियों के पास आ गए। प्रभा जी ने अपने पति की बात सुनकर शांत होकर अपनी बेटियों के पास आ गई। अपनी मम्मी और पापा को आज इतना शांत देखकर मीरा और प्रिया दोनों हैरान हो जाती है, क्योंकि जब कभी भी उनकी गलती पर पापा उनकी साइड लेते तो मम्मी उन्हें भी हमारे साथ डांट दिया करती, पर आज मम्मी ने बिना कुछ बोले बात मान भी ली। ये बात सोचकर दोनों बहनें पहले एक दूसरे को देखती है, फिर अपने मम्मी पापा को। अधिराज जी ने अपनी दोनों बेटियों के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, हमने आप दोनों के लिए लड़के देखे हैं और वो आज ही आप दोनों को देखने आने वाले हैं, तो हमें उम्मीद है आप दोनों हमारा ये फैसला मानेगी। अधिराज जी इतना बोलकर अपनी बेटियों को देखने लगते हैं। प्रिया और मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि उनके पापा ने उनकी शादी करने का फैसला ले लिया, वो भी बिना उनसे पूछे। प्रिया बड़ी होने के साथ साथ शांत लड़की भी होती है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती, पर मीरा चंचल होती है तो वो अपने पापा से बोली, पापा आपको तो पता है मेरा और दीदी का एक सपना है, हम मिलकर एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं और उसका नाम मल्होत्रा ग्रुप से रखकर आपका सर सबके सामने ऊंचा करना चाहते हैं, और ये सब करने के लिए हमें अभी भी 3-4 साल का टाइम चाहिए। अधिराज जी के साथ साथ प्रभा जी को भी पता था उनकी दोनों बेटियां उनको गर्व महसूस कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, पर अब अधिराज जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बड़ी बड़ी जवान लड़कियों की सुरक्षा कर सके। अधिराज जी ने मीरा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा मैं जानता हूँ आप दोनों ने बड़े बड़े सपने देखे हैं और मुझे मेरी दोनों राजकुमारियों पर पूरा विश्वास है, वो अपना ये सपना भी पूरा कर लेती, पर बेटा अब तुम्हारे पापा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप दोनों की आगे सुरक्षा कर सके। अब आपके पापा बूढ़े हो रहे हैं और हम नहीं चाहते आप दोनों में से किसी के साथ भी कभी कोई ऊंच नीच हो। हम कभी भी अपनी दोनों राजकुमारियों की आंखों में आंसू देखना नहीं पसंद करेंगे। इतना बोलकर अधिराज जी की आंखें नम हो जाती है। वो अपने पापा को इस समय बहुत लाचार समझ रहे होते हैं, क्योंकि ना तो वो अमीर है और ना ही कोई पावरफुल इंसान। वो एक आम आदमी है जो अपने छोटे परिवार के साथ सुखी सुखी रहते हैं, और वो जितना कमाते हैं उनसे उनका परिवार आराम से चल जाता है। और प्रभा जी उनमें से कुछ सेविंग रख लिया करती, पर अब इस उम्र में अपनी जवान बेटियों को घर रखना उनको डराया करता था, इसीलिए वो उनकी शादी तय कर देते हैं। प्रिया जो अपने पापा की बात शांति से सुन रही थी, तो वो बोली, पापा क्या आपको अपनी राजकुमारियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? प्रिया की बात सुनकर अधिराज जी तपाक से बोले, नहीं मेरी राजकुमारी, तुम्हारे पापा को तुम दोनों पर हमेशा से ही विश्वास रहा है, तभी तो हमने आपको सबकी बात सुनते हुए भी इतना पढ़ाया लिखाया कि आप दोनों आगे चलकर अपने भले के लिए खुद फैसले ले। हम आप दोनों को अभी भी नहीं रोकते, पर हम अपनी उम्र के आगे मजबूर हैं। इतना बोलकर वो चुप हो जाती हैं। प्रभा जी अपने पति को अंदर ही अंदर लाचार महसूस करते समझ पा रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था अपने पति को अपनी दोनों राजकुमारियों के लिए बहुत कुछ चीज़ें बलिदान करते हुए, पर अब उनकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। प्रभा जी ने आगे बढ़कर मीरा के माथे को चूमकर बोली, पर आप दोनों इतनी चिंता मत करिए, आपके पापा ने आपके लिए अच्छा सोचकर और अच्छे संस्कार वाले लड़के ढूंढे हैं। हमें उम्मीद है वो दोनों शादी के बाद आप दोनों को आपका सपना पूरा करने देंगे। प्रभा जी की बात सुनकर मीरा और प्रिया बस मुस्कुरा देती है, पर अधिराज जी की आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी देर और वहाँ रुककर अधिराज जी प्रभा जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो दोनों बहन अपने पापा की बात अच्छे से समझ भी रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पापा को इस समाज के लोगों से लड़कर आगे बढ़ने दिया। इसीलिए बिना कुछ बोले वो दोनों तैयार होने चली गई। अधिराज जी और प्रभा जी सब तैयारियां करने लगते हैं। प्रभा जी तरह तरह के पकवान बनवाती है, वहीं अधिराज जी
बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। इन सब के बीच दो लड़के घर आ जाते हैं। एक जो प्रिया से शादी करने वाला होता है वो होता है राज मल्होत्रा, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसे साल में 2 महीने देश के बाहर जाकर काम करना पड़ता है। अच्छा खासा कमा लेता है और वो एक अनाथ होता है। वहीं दूसरी तरफ जय मल्होत्रा, जो यहाँ अकेला रहता है। उसके मम्मी पापा अपने छोटे बेटे के साथ विदेश रहते हैं। उन्होंने बहुत बार जय को वहाँ बुलाया और वहीं रहकर किसी विदेशी से शादी कर सेटल होने को भी कहा, पर जय अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। तो उसने यहीं अपनी मेहनत से एक कंपनी में जॉब करके अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया होता है। दोनों लड़के भले ही ज़्यादा अमीर ना हो, पर इतना था दोनों के पास जो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से खुश रख सकते थे। अधिराज जी ने दोनों को पूरे सम्मान से वहाँ बिठा दिया और उनको बातों बातों में अपनी बेटियों का सपना बता दिया। राज और जय ने सुनकर कुछ नहीं बोला। अधिराज जी उनको अकेला छोड़कर प्रभा जी के पास आ गए। दरअसल राज और जय भाई भाई होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। वहीं अधिराज जी के जाने के बाद दोनों लड़कों ने अपनी जान पहचान भी की और बात भी करने लगे। प्रभा जी ने अधिराज जी को अपने पास आते हुए देखा और पूछ बैठी, क्या हुआ? जैसे बताया था सबने, वो लड़के वैसे ही हैं ना हमारी लड़कियों के लिए? प्रभा जी पूछती जा रही थी। वहीं अधिराज जी चिंता में थे, कहीं ये दोनों या दोनों में से कोई एक ने भी मना कर दिया तो क्या होगा उनकी बेटियों के सपनों का। प्रभा जी ने जब अधिराज जी को अपनी बात ना सुनते देखा तो वो उनको हिलाकर बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कब से पूछ रही हूँ आपसे। इतना बोलकर वो अधिराज जी को देखने लगी। अधिराज जी परेशानी भरे भाव से बोले, हमें चिंता हो रही है प्रभा जी, कहीं उन्होंने हमारी दोनों राजकुमारी के सपने के लिए मना कर दिया तो। इतना बोलते ही उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। प्रभा जी अपने सर पर हाथ रखकर, आपने ये क्या किया? पहले आप हमारी बेटियों से तो पूछ लेते उन्हें वो दोनों पसंद आएंगे कि नहीं, और उन लड़कों को हमारी बेटियां पसंद आएगी या नहीं। पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है। बस अगर अधिराज जी प्रभा जी को समझाते हुए, हमें पता है हमारी बेटियों को कोई ना बोल ही नहीं सकता, और रही बात उनकी पसंद की तो वो बिना देखे भी हमारे लिए हाँ बोल देगी। हमें हमारी दोनों राजकुमारियों के सपने की चिंता है। ये दोनों ने मना कर दिया तो कोई लड़का नहीं होगा जो हमारी दोनों राजकुमारियों को उनके सपने पूरे करने में मदद करे। अधिराज जी की बात सुनकर प्रभा जी कुछ नहीं बोल सकी और वो किचन में जाकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगती है। इतने में मीरा और प्रिया किचन में आ जाते हैं। अधिराज जी अपने दोनों राजकुमारी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और वो उनको उन लड़कों के पास ले जाते हैं। अधिराज जी प्रिया को राज के सामने और मीरा को जय के सामने बैठा देते हैं। फिर सबको एक दूसरे से मिलवा भी देते हैं। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बात करते करते अचानक राज अधिराज जी की तरफ देखकर बोले, अंकल, अगर प्रिया मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं प्रिया का सपना पूरा करने दूंगा, पर मेरी एक शर्त पर। राज इतना बोलकर चुप हो जाता है तो जय भी मीरा से शादी करने के बाद सपने के लिए अपनी एक शर्त रखता है। दोनों की बात सुनकर वो चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। प्रिया और मीरा की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि शादी करने के पहले भी उनके पापा ने उनके सपने के बारे में सोचा तो वो भी बिना किसी से कुछ बोले शादी के लिए हाँ बोल देती है। राज और जय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अंकल ने हम दोनों को आपके सपने बताए तो हमें अच्छा लगा और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम आप दोनों का सपना पूरा करने देंगे, पर इस शर्त पर कि हम आपको कंपनी खोलने में हेल्प करेंगे। शर्त की बात सुनकर अधिराज जी और प्रभा जी को अच्छा नहीं लग रहा, पर राज की बात सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जय ने आगे बोला, हम चाहते हैं आप दोनों कंपनी खोलें, अपना सपना पूरा करने के लिए खोलिए और उनका नाम सबसे ऊपर लेकर जाइए, पर हम दोनों चाहते हैं उस कंपनी पर हम दोनों का कभी कोई हक ना हो।
जय और राज की बात सुनकर प्रिया बोली, जब आप दोनों हमें हेल्प करेंगे तो आप भी तो कंपनी के ओनर होंगे। प्रिया की बात सुनकर राज मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया जी, यही तो शर्त है हमारी कि हम भले ही आपकी मदद करें पर उस कंपनी पर बस आप दोनों का ही हक होगा। राज की बात सुनकर कोई कुछ कहता उसके पहले ही जय बोला, आप दोनों अगर हमसे शादी नहीं करती तो आप अपना सपना पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेती। वैसे ही अब आप हमसे ले लीजिए और अपना सपना पूरा करिए। जय ने ये सब प्रिया और मीरा को देखते हुए कहा, जैसे वो उन्हें समझा रहा हो। जय की बात पूरी होते ही राज बात पूरी करते हुए बोला, अंकल ने बताया आप दोनों ने सब कर लिया है, जैसे कंपनी कहाँ खोलनी है वो जगह भी आप दोनों ने तय कर ली है। आप लोगों ने वर्कर्स भी ढूंढ लिए हैं। हम जो बाकी बचा है वो हम कर देंगे। जैसे कि आप दोनों को पता है हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो मुझे रहने और खाने का सब कुछ वहीं से मिलता है। तो मुझे जितनी भी सैलरी मिलती थी वो मैं सेव कर लेता था। तो मेरी सेविंग से आप लोग वो ज़मीन खरीद लीजिए और जय ने सेविंग की है आप उसमें अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए। फिर सबकी तरफ एक नज़र देखकर आगे कहा, और एक बात और, जब आप आगे चलकर आप दोनों की मल्होत्रा कंपनी अपना नाम बनाएगी तब आप हमारे पैसे वापस कर देना। और याद रहे हमें कभी भी ज़्यादा अमीर होना पसंद नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं आप अपने कमाए हुए पैसे गरीब लोगों की मदद करने में लगाए। इतना बोलकर राज चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही चारों तरफ शांति पसर जाती है। अधिराज जी और प्रभा जी की आंखों में नमी आ जाती है। मीरा जो कब से सबकी बातें सुन रही होती है तो वो शांति को भंग करते हुए बोली, आपने सही कहा, हम सब कम चीज़ें में ही खुश हैं, तो क्यों ना हम दूसरों को खुशी दें। कुछ सोचा है? जब आप दोनों कह रहे हैं कि आप दोनों को कंपनी में कुछ नहीं चाहिए तो मुझे और दी को भी कुछ नहीं चाहिए। मेरी और दी की कभी इतनी ज़रूरतें हुई ही नहीं। जो थोड़ी ज़रूरतें हैं वो आप दोनों ही पूरी कर देंगे। इसीलिए मैंने सोचा है जब हम गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं तो साथ में उन बूढ़े माँ बाप की मदद भी करेंगे जिनके बेटों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और उनकी भी जिनकी बस से बेटी ही संतान है। इतना बोलकर मीरा उम्मीद से सबको देखने लगी कि कोई उसके आइडिया पर कुछ बोले। सबको मीरा का आइडिया बहुत पसंद आया। अधिराज जी का सिर गर्व से ऊंचा हो रहा था। सबने मीरा का आइडिया आसानी से मान भी लिया। इसी तरह और भी बातें चलती रही। अधिराज जी ने उन सब की शादी करवा देने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में प्रिया और राज, मीरा और जय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शादी के कुछ ही महीने बाद दोनों अपने सपने को साकार करने के लिए अपना काम करने बढ़ते हैं। राज और जय दोनों अपने कहे अनुसार दोनों को उनके सपने पूरे करने में पीछे से मदद करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ दोनों बहन की मेहनत रंग ला रही होती है। उनकी कंपनी कामयाबी को छू रही होती है, पर दोनों बहन अभी भी अपना जीवन साधारण ही जीती है। राज जब भी अपनी कंपनी के सिलसिले से विदेश जाता तो प्रिया अपनी बहन मीरा और जय के साथ रहती। ऐसे ही महीने के साथ साथ साल भी बीतने लगे। दोनों बहन 3 साल में अपनी कंपनी को टॉप 10 कंपनीज में से एक बना लेती है। इसी बीच प्रिया माँ बनने वाली होती है। राज की जॉब विदेश में हमेशा के लिए लग जाती है तो वो प्रिया को अपने साथ वहीं ले जाता है, और मीरा भी अब अपना समय जय के साथ बिताती है। प्रिया और मीरा कंपनी के लिए एक मैनेजर और एक सीईओ रख लेती है, और जब कंपनी पर कोई समस्या आती तो वो मीरा को बता दिया जाता था। मीरा वो सब समस्या सुलझा देती। जब भी कोई बड़ी समस्या होती तो प्रिया वहीं से उन्हें सबको सुलझाने का उपाय भी बता दिया करती। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। वहीं प्रिया का बेटा 3 साल का हो गया होता है। जब मीरा और प्रिया दोनों को बच्चे हो जाते हैं तो दोनों मिलकर अपनी कंपनी अपने बच्चों के नाम में करने का फैसला करती है। मीरा अपनी बेटी का नाम अवनी रखती है, वहीं प्रिया अपने बेटे का नाम पार्थ रखती है। दोनों बहन अपने अपने जीवन में बहुत खुश रहती है, पर कहते हैं ना, खुशी कभी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। वैसा ही कुछ हुआ मीरा के परिवार के साथ। मीरा का
हंसता खेलता परिवार एक ही बार में टूट गया। अवनी जब 5 साल की हो गई होती है और कंपनी में कोई समस्या की वजह से मीरा को वहां जाना होता है, पर वापस आते समय मीरा का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो हमेशा के लिए चली जाती है। जय मीरा के जाने से बहुत बुरी तरह टूट जाता है। ऊपर से अवनी अपनी मम्मा के लिए रोती रहती है। इस हादसे को हुए ज़्यादा समय नहीं होता कि अवनी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। जय को लोग समझाकर अवनी के लिए मम्मी लाने को बोलते हैं तो जय भी अवनी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद भी अवनी अच्छी नहीं होती तो उसे चाइल्ड सेंटर में छोड़ देते हैं। जय मीरा के जाने के बाद अवनी से दूर हो जाते हैं और वो भी और ज़्यादा टूट जाते हैं, पर अपनी बेटी को अच्छा करने के लिए उसे अपने से दूर भी कर देते हैं। जय अवनी से मिलने हर हफ्ते जाया करते। जब समय के साथ साथ सब ठीक होने लगा तो अवनी ने भी वहाँ जीना सीख लिया था। अवनी को सही देखकर जय कई बार उसे अपने साथ वापस लाने की सोचता, पर ला नहीं पाता। उसे डर था कहीं जो दूसरी औरत है वो कहीं अवनी के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि शादी के बाद कभी भी कोई रिश्ता जय और उस औरत के बीच नहीं बन पाया। वो बस जय के पैसों से पार्टी करती और अपने शौक पूरे किया करती। समय कब तेज़ी से निकलने लगा पता ही नहीं चला। 10वीं की परीक्षा देने के बाद अवनी अपने घर आना चाहती थी तो वो अपने हॉस्टल से भाग जाती है। तब उसे वहीं पार्थ मिलता है। वो पहली बार अपनी फैमिली के साथ इंडिया आया होता है। अवनी की मदद करने के लिए प्रिया ही पार्थ और राज से बोलती है। जब भी वो सब अवनी को उसे घर छोड़ने चले जाते हैं। ना अवनी को पता होता है जिससे वो मदद ले रही है वो उसकी मौसी है, और ना ही प्रिया को पता होता है कि वो उसकी छोटी की बेटी अवनी है। घर पहुंचने के बाद अवनी सबको अनदेखा कर एक कमरे में चली जाती है। जय अपने सामने प्रिया और राज को देखकर बुरी तरह टूट जाता है। जब प्रिया को पता चलता है उसकी छोटी तो बहुत पहले ही चल बसी, तो वो बहुत बुरी तरह टूट जाती है। वो तो यहाँ पर इसीलिए आई होती है क्योंकि मैनेजर ने कंपनी में चल रही परेशानी बताई। जब उनकी बात मीरा से नहीं हुई तो उन्होंने ही प्रिया से बात करके उसे यहाँ बुलाया। जय सब कुछ प्रिया को बता देता है। जब पार्थ को पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं उसकी छोटी बहन है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उससे मिलना चाहता है, पर जय उन सबको अपनी असलियत बताने को मना कर देते हैं। पर वो जब उनकी दूसरी पत्नी की लालसा के बारे में सुनते हैं तो अवनी को अपने बारे में कुछ नहीं बताते। वहीं से पार्थ अवनी के साथ हर परेशानी में एक दोस्त की तरह मदद करता है। बस वर्तमान इतना सब बताने के बाद पार्थ एक नज़र आदित्य को देखकर बोला, आगे का तो तुम जानते ही हो। पार्थ की बात सुनकर आदित्य के मन में अभी भी बहुत सवाल चल रहे होते हैं, पर वो बिना कुछ बोले ही एक नज़र पार्थ को देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद पार्थ आदित्य को देखकर बोला, मुझे अब विश्वास हो रहा है कि आदित्य ही मेरी अवनी के लिए सही है, पर डर लग रहा है अगर कभी अवनी सच जानेगी तो क्या करेगी। कहीं वो मुझसे बात करना ही बंद ना कर दे। मैं अवनी को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। ये सोचकर पार्थ भी स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। आदित्य स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपनी दादी माँ के रूम में आता है। रूम में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। वहीं अवनी दादी माँ के पास बैठे खिलखिलाकर हंस रही होती है। आदित्य वहाँ खड़े होकर बस अवनी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा होता है। पार्थ भी स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर दादी माँ के कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में सब एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे होते हैं और आदित्य सबसे अलग खड़ा होता है। पार्थ एक नज़र आदित्य को देखकर अवनी के पास आकर बोला, अवनी क्या हुआ जो इतना मुस्कुरा रही हो? दादी माँ ठीक है ना? पार्थ इतना बोलकर दादी माँ को देखने लगता है।
पार्थ की आवाज़ सुनकर सब पार्थ को देखने लगते हैं। अवनी पार्थ को देखकर दादी माँ के पास से उठकर पार्थ के पास आ जाती है। अवनी अपने चेहरे पर मायूसी लेकर बोली, नहीं पार्थ, दादी माँ का पैर बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो इन 15 दिन जब जब थोड़ा थोड़ा चलेगी और चलने की वजह से जब उनको दर्द होगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना बोलकर वो फिर से दादी माँ के पैरों पर लगी पट्टी को देखने लगती है। पार्थ अवनी को समझ रहा होता है, इसलिए वो अवनी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, जब तुझे पता है कि तेरे से गलती हुई है, गलती की वजह से दादी माँ को चलने में दर्द होगा और उनको दर्द में देखकर तुझे बुरा लगेगा, तो तुझे अपनी की गई गलती से पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। इतना बोलकर पार्थ सांवलिया नज़रों से अवनी को देखने लगता है। वहीं पार्थ के पनिशमेंट बोलने पर आदित्य और अवनी की नज़रें अपने आप एक दूसरे को देखने लगती है। जब अवनी कई देर तक कुछ नहीं बोलती तो पार्थ अवनी को हिलाने लगता है। अवनी जल्दी से अपनी नज़रें आदित्य से हटा लेती है। मतलब ना, मतलब हाँ, और अटकते हुए वो हाँ मैं पर कर सकती हूँ। पार्थ मुस्कुराते हुए, तो फिर ठीक है, तेरी पनिशमेंट ये है कि तू दादी माँ की मदद करेगी जब भी उनको कुछ चाहिए होगा, और वो भी तब तक जब तक दादी माँ पहले जैसे चलने नहीं लग जाती। पार्थ की बात सुनकर रेखा जी, महेंद्र जी और दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दादी माँ घूरकर आदित्य को देखकर मुंह बना लेती है, पर यह बात सुनकर भी आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वहीं पार्थ की बात सुनकर अवनी हैरान और खुश हो जाती है। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली, क्या सच में मैं दादी माँ की मदद कर सकती हूँ? देखना पार्थ, दादी माँ को मैं बहुत जल्दी पहले जैसे ठीक कर दूंगी। पर फिर कुछ सोचकर मायूस होकर पूछा, पर मैं कैसे दादी माँ की मदद कर सकती हूँ? दादी माँ तो यहाँ रहेगी और मैं तुम्हारे साथ अभी चली जाऊंगी। इतना बोलकर अवनी उदास हो जाती है। अवनी की बात सुनकर पार्थ अपना हाथ अवनी के गाल पर रखकर बोला, अवनी, तुझे किसने बोला मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूँ? तू यहीं दादी माँ के पास रहेगी जब तक दादी माँ ठीक नहीं हो जाती। अवनी पार्थ की बात सुनकर परेशान होते हुए बोली, पर पार्थ, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? रेखा जी मुस्कुराते हुए अवनी के पास आकर बोली, जैसे अब तक तुम हम सब के साथ थी वैसे ही अभी भी रहना जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। अवनी कुछ बोलने को होती है, पर उसके पहले ही रेखा जी फिर से बोली, क्या तुम हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती? इतना बोलकर वो अपने एक हाथ से प्यार से अवनी के गाल पर रख देती है। अवनी रेखा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, ऐसा नहीं है आंटी जी, आप लोगों के साथ तो कोई भी रहने से खुद को नहीं रोक सकता। आप सबके साथ होने पर एक परिवार जैसा लगता है, पर मैं आप सबके साथ कैसे रह सकती हूँ? रेखा जी मुस्कुराकर बोली, जब हम सब तुम्हें एक परिवार जैसे लगते हैं तो ये कैसे कहाँ से बीच में आया? चलो अब तय रहा, तुम हमारे साथ यहीं रहोगी जब तक माँ एकदम ठीक नहीं हो जाती। अवनी कुछ नहीं बोल पाती, बस मुस्कुरा देती है और पार्थ की तरफ देखकर मायूस सा चेहरा बना लेती है, जैसे पूछ रही हो क्या वो यहाँ रुक सकती है। पार्थ अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका देता है। पार्थ की हाँ जानकर अवनी की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ सब मुस्कुरा रहे होते हैं। दादी माँ पार्थ को देखकर बोली, तुम अवनी को लेने पूरे 20 दिन बाद आना, जब तक मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। दादी माँ की बात सुनकर पार्थ कुछ बोलता उसके पहले ही अवनी बोली, पर दादी माँ, डॉक्टर ने तो 15 दिन ही बोला था आपको ठीक होने पर, और जब मैं आपके साथ हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है आप 15 दिन से पहले ही ठीक हो जाएंगी। अवनी की बात सुनकर पार्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दादी माँ अपने मन में बोली, क्या ज़रूरत थी इसके सामने बोलने की? अभी तो यही हुआ है और करो जल्दी, पता नहीं आगे मेरी जल्दबाजी की वजह से क्या क्या देखना पड़े। अवनी की बात सुनकर आदित्य
मन ही मन मुस्कुरा देता है और अपनी दादी माँ को देखकर अपने मन में बोला, दादी माँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करना पड़ेगा आपको जल्दबाजी करने से रोकने में। ये तो मेरी मासूम सी जंगली बिल्ली ही संभाल लेगी। पार्थ बात संभालते हुए बोला, अवनी, शायद तुझे याद नहीं है, डॉक्टर ने शायद यही बोला था 10 और 15 दिन के पहले, और तेरा उनको अच्छे से मदद करना ही उनको 15 दिन में जल्दी से ठीक करेगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकती। अवनी पार्थ की बात समझते हुए कहती है, ठीक है, अगर दादी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगी। पार्थ बिना कुछ बोले बस अवनी की बात पर एक मुस्कान देकर एक बार सबको देखकर वहाँ से चला जाता है। पार्थ के जाने के बाद पूरे कमरे में एकदम खामोशी पसर जाती है। रेखा जी मुस्कुराते हुए आदित्य को देखकर बोली, आदित्य, जाओ तुम भी नाश्ता कर लो। अवनी ने बताया मुझे कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। इतना बोलकर वो अवनी को देखने लगती है। आदित्य भी रेखा जी की बात सुनकर अवनी को देखता है। असल में अवनी जब उनके साथ नाश्ता करती है तब उनको सुबह जो कुछ भी हुआ वो बता देती है, जिसको सुनकर पहले तो सबको बहुत हैरानी होती है, पर आदित्य का स्वभाव जानते हुए कुछ नहीं बोलते। दरअसल जब भी आदित्य को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो उसको पाने के लिए सब कुछ भूल जाता है, और अवनी तो उसकी ज़िंदगी बनने वाली है, तो नाश्ता और खाना उसके हिसाब से खाना कोई बड़ी बात नहीं है। आदित्य सबकी तरफ देखकर अवनी का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे के बाहर ले जाता है। सब लोग अवनी और आदित्य को साथ जाते देखकर मुस्कुरा देते हैं। अवनी मासूम सा चेहरा बनाकर आदित्य के साथ कमरे के बाहर चली जाती है। रेखा जी अपने बच्चों को जाता देखकर सुमित्रा जी से बोली, माँ, आपको नहीं लगता हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं? सुमित्रा जी भी उन दोनों को जाता देखकर, हाँ, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर अवनी को हमें और लड़कियों के जैसे चालाक और समझदार बनाना होगा, जिससे वो हमारे आदित्य की कभी कमज़ोरी ना बने। सुमित्रा जी की बात रेखा जी को अच्छे से समझ आ रही होती है, पर फिर भी उनके माथे पर शिकन की लकीरें दिखने लगती है। उनको डर लगता है कहीं अवनी और लड़कियों की जैसी बन गई तो आदित्य उसे पसंद करेगा या नहीं। क्या वो आदित्य से ही प्यार करेगी? कहीं वो अपने प्यार के बीच में उन पैसों को ना ले आए। अब तक हर लड़की आदित्य से पाने के लिए कुछ भी कर रही है। इधर आदित्य अवनी को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आता है और अवनी को देखने लगता है। अवनी समझ जाती है कि आदित्य उसे नाश्ते के लिए बोल रहा है, तो वो अपना सर नीचे कर अपने आप से बोली, अब क्या घूरने का फ़ायदा, अब तो सब लोग सब कुछ खा गए। इतना सोचकर वो सर उठाकर आदित्य को देखती है, जो पहले से ही उसे घूर रहा होता है। अवनी मिमियाते हुए बोली, वो तो हम सब ने पहले ही खा लिया, अब नहीं बचा है कुछ भी। अवनी इतना बोलकर चुप हो जाती है। आदित्य अवनी की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर एक नज़र डालकर बोला, तुम, इतना बोलकर वो एक चेयर खींचकर बैठ जाता है। मेरे लिए फ्रूट्स कट करो। अवनी भी जल्दी से कुछ फ्रूट्स प्लेट में लेकर आदित्य के पास बैठकर काटने लगती है। अवनी का पूरा ध्यान फ्रूट्स पर होता है और आदित्य का ध्यान अवनी पर। वो उसकी नाजुक उंगलियों को देख रहा होता है, जो चाकू पकड़े जल्दी जल्दी फ्रूट्स काट रहे होते हैं। अवनी को फ्रूट्स काटते काटते कुछ याद आता है, तो वो तुरंत आदित्य के हाथ पर देखती है, जहाँ काटने की वजह से नीले निशान हो गए होते हैं और अवनी के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। अवनी की आंखों में नमी आ जाती है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।